नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद से राहुल गांधी ऐसा लगता है कि सारे हिंदुस्तान में एक नया जोश और जज्बा पैदा कर दिया है उन्होंने अपने इक़दामात के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए, अपने बयानात के ज़रिए। और आपने देखा कि किस तरह वो मज़लूमों की मदद के लिए, कमज़ोरों की मदद के लिए और जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है उनकी मदद के लिए पहुँच रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि किस तरह गुजरात में उन्होंने बयान दिया कि अब की बार वो लिख कर देते हैं कि गुजरात में बीजेपी हुकूमत नहीं आएगी। और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने ज़रूरत वो बेबाकी का मुजाहरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी वालों को ललकारा है मुल्क के दिफाई उमूर पर। इसी तरह अगर आप देखेंगे मणिपुर में, जहाँ पर क़त्ल गालिब का एक बाजार गर्म किया गया था और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह ख़वातीन की इस्मत तार तार की गई थी, लड़कों को और बूढ़ों को उनके बच्चों के सामने, उनके बीवियों के सामने, उनकी माओं के सामने, उनकी बेटियों के सामने कत्ल किया गया था, उनकी बहनों के सामने कत्ल किया गया था। जहाँ तक गिरजाघरों का सवाल है तो गिरजाघरों को जला दिया गया था। और यहाँ तक कि आपने देखा कि किस तरह वहाँ इंसानियत को शर्मसार किया गया। सवाल ये पैदा होता है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो 140 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मणिपुर का दौरा नहीं किया, यानी फसादात फूट पड़ने के बाद। और आप देखेंगे कि सिर्फ वो बयानात पर इक्तफा करते रहे और लोगों को ये जाहिर करने की कोशिश की कि मैं मणिपुर के और मणिपुर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहा हूँ, जबकि उनकी जो भी हमदर्दियाँ थी वो सिर्फ ज़बानी हमदर्दियाँ थी। लेकिन राहुल गांधी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मरतबा मणिपुर का दौरा किया, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की। इस मरतबा उनका तीसरा दौरा है मणिपुर और उन्होंने आज मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए ख़ास तौर पर चूराचंदपुर कैंप पहुँच कर मणिपुर के जो मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात की। नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक हलाकतों का सवाल है, मणिपुर जल रहा था लेकिन वज़ीर-ए-आज़म उसी तरह खामोशी अख्तियार किए हुए थे जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। फिल वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं और उस दौरे पर वो आप देखेंगे कि वो बहुत बड़े अंदाज में गए हैं, बहुत बड़े, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है रूस का दौरा करते हुए। लेकिन जो हमारी खारजा पॉलिसी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका उस रूस के दौरे को बहाना बनाकर हिंदुस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इक़दामात भी कर सकता है और इस सिलसिले में हमारे जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, उसकी हौसला अफजाई कर सकता है। बहरहाल, जैसा कि मैंने कहा है कि नईम वजाहत हमारे साथ हैं, तो हम चलते हैं नईम वजाहत के पास और पूछते हैं राहुल गांधी का जो दौरा है वो तो दौरा कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी जी उनके दौरों से कुछ नहीं सीख सकते? देखिए, अब तक गुज़िश्ता 10 साल के दौरान जो मुल्क के हालात थे, लोगों में मायूसी थी कि इंसाफ का क़त्ल हो रहा है, हक़ की आवाज़ को बोलने का इजाज़त नहीं दी जा रही है या इज़हार ख़याल पर पाबंदी आयद की जा रही है। इस तरह से मुख्तलिफ़ लोगों में, मुख्तलिफ़ तबक़ात में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एक मायूसी की लहर पैदा हो गई। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने क़ायद अपोज़िशन का ओहदा कबूल किया, उसके बाद पार्लियामेंट में उनकी जो घन गरज थी जी, उसको देखने के बाद मुल्क के जहदकारों में, सेकुलर जहन लोगों में, फ़िक्रमंद लोगों में एक उम्मीद की नई किरण पैदा हुई है कि अब हिंदुस्तान में एक तरफ़ा कार्रवाई नहीं चलेगी, बल्कि जमहूरियत की आवाज़ उठेगी, सेकुलरिज़म की आवाज़ उठेगी, गरीबों की आवाज़ उठेगी और जो पसमानदा लोग हैं उनके मसाइल को उजागर करने का मौका मिलेगा। इस तरह से लोगों में एक नई उम्मीद पैदा हुई। अब तक कांग्रेस पार्टी 10 साल तक इख्तियार से दूर रही है। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन का ओहदा भी नहीं मिला था, लेकिन इस मरतबा कांग्रेस इख्तियार में नहीं आई, लेकिन इंडिया इत्तेहाद को अवाम ने इतनी अच्छी पोजीशन अदा कर दी है कि वो अब इंडिया के आंखों में आंख डाल के बात कर रही है और हुकूमत को मजबूर कर रही है कि अवामी मसाइल पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करे। भले ही मणिपुर के मसले पे वज़ीर-ए-आज़म ने लोकसभा में कुछ नहीं कहा होगा, मुंह नहीं खोला होगा, लेकिन उन्हें राज्यसभा में मुंह खोलना पड़ा, मजबूरन मुंह खोलना पड़ा। आप देखिए, लोकसभा का इजलास ख़त्म होते ही राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश पहुंच गए जहाँ पर मुतासरीन भगदड़ में लोग मर गए थे, जी हाँ, वहाँ पर वहाँ पर। उन मुतासरीन की वहाँ पर उन्होंने आंसू पोंछने की कोशिश की। उसके बाद गुजरात पहुँचे, फिर आपने कहा कि अभी मणिपुर में हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसा लगता है कि जो लोगों में कांग्रेस को लेके या फिर राहुल गांधी को लेके जो उम्मीदें बाकी पैदा हो गई हैं उसको पूरा करने की और लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने की राहुल गांधी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वो कभी आराम नहीं कर रहे हैं, जी जी। बल्कि कभी उत्तर प्रदेश में है तो कभी गुजरात में है तो कभी फिर मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस तरह के जो दौरे हैं जहाँ पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी पर लोगों का एतमाद बहाल होगा, वहीं जो लोग मायूस थे उनमें एक उम्मीद की किरण पैदा हो। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जहाँ तक राहुल गांधी और मोदी का सवाल है, दोनों में फ़र्क ये है कि राहुल गांधी मुसीबत ज़्यादा लोगों के करीब पहुँच रहे हैं, जबकि मोदी जी सिर्फ बयान दे रहे हैं, दावे करते हैं और ऐसा लगता है कि वो ज़बानी हमदर्दी का इजहार करते हैं। अब लोगों को ये भी पता चलने लगा है कि मोदी आखिर करते क्या हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। अगर आप देखेंगे कि इतना बड़ा वाक़या हो गया है उत्तर प्रदेश के हाथरस में, हाथरस तो पहले से ही बदनाम था और आपने देखा कि किस लिए बदनाम था। वहाँ एक दलित लड़की के साथ आला आज़ाद के दरिंदों ने अपने मुंह काला किया था, इज्तिमाई तौर पर उसकी इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई थी और यहाँ तक कि उस दलित लड़की को ये कहा जाता है कि जिस्म के हर हड्डी उसकी तोड़ दी गई थी, कत्ल कर दिया गया था। तो इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का वो शिकार होती है, उसका कत्ल होता है और आप देखेंगे कि तुरफा तमाशा ये कि पुलिस रातों रात उसकी लाश को उसके ही खेत में नजर आतिश करती है। हालांकि जो दलितों की रिवायत है या हिंदुओं की रिवायत है, रात में यानी जो आखिरी रस्मात है वो अंजाम नहीं दी जाती। तो बहरहाल उस लड़की के साथ इस तरह का खानदान को भी परेशान किया गया, यहाँ तक कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो भी परेशान कर रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये वाक़या हुआ था और आपने देखा कि वहाँ भोले बाबा, उसके कई नाम हैं। तो बहरहाल उसके सत्संग में 121 लोग मारे जाते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी को फुर्सत नहीं होती, वो एक बयान जारी कर देते हैं दिल्ली से। और आप देखेंगे कि अब कहीं उन्हें बीजेपी कायदीन या बड़े बड़े सनतकारों की दावतें मिलती है तो फिर वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं या उन्हें मुबारकबाद भी दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं हाथरस, वहाँ दलितों से मुलाकात करते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखते हैं और फिर आप मणिपुर पहुँचते हैं। मणिपुर के हालात तो आपको अच्छी तरह मालूम है, किस तरह 200 से ज़ायद लोगों को वहाँ कत्ल कर दिया गया। तो आप अंदाज़ा ये लगाइए कि वहाँ लोगों को हमदर्दी की ज़रूरत है, लोगों को मदद की ज़रूरत है। मगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी दूसरी मियाद में जो ये वाक़यात हुए थे, 79 डेज़ के बाद अपना मुंह खोलते हैं और मुंह भी खोलते हैं, चंद सेकंड्स के लिए मणिपुर का जिक्र करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक काम कर रहा है प्रैक्टिकली, अमली तौर पर काम कर रहा है और दूसरा जो है वो सिर्फ बातों में मसरूफ़ है। तो क्या आज हिंदुस्तान को किरदार के गाजी की ज़रूरत है या गुफ्तार के गाजी की? देखिए, हिंदुस्तान के आवाम को सबसे पहले हक़ाइक़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मजहबी जज्बात में बहकर जो लोग वोट दे रहे हैं, उसका नतीजा है कि मोदी मनमानी कर रहे हैं। अगर लोग समझदारी का मुजाहरा करते, हालात का जायज़ा लेते, गुज़श्ता 10 साल के दौरान हिंदुस्तान की इकनॉमी को कितना नुकसान पहुंचा उसका जायज़ा लेते, रोज़गार में कितना नुकसान पहुंचा उसका जायज़ा लेते, बेरोज़गारी की शरह कितनी बढ़ गई उसका नुकसान जायज़ा लेते, और मैं समझता हूँ नोटबंदी के बाद जो सूरत हाल हुई थी उसका जायज़ा लेते, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के सूरत हाल आज हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलती जी। जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के आवाम को दस्तयाब नहीं होता, बल्कि बैरून ममालिक के हमेशा दौरों पर रहता है। एक आदमी जो अपोजिशन होम में बैठने के बावजूद आवाम मुसीबत ज़्यादा आवाम के दरमियान घुस के उनकी मदद कर रहा है, उनके आंसू पोंछ रहा है, तो आवाम को अब फैसला कर लेना चाहिए कि उन्हें मजहबी जज्बात में या फिर मजहबी जज्बात को भड़काने वालों के आलाकार बनने के बजाय खुद से फैसला करें, इंसाफ की बात उठाने वालों की साथ दें, हक़ की आवाज़ उठाने वालों का साथ दें, या गरीबों के मसाइल को उठाने वालों को तवज्जो दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि तभी हिंदुस्तान के हालात तब्दील हो सकते हैं। आज जो हालात है कल नहीं हो सकते, मगर लोगों में तब्दीली आनी चाहिए। जब तक लोगों में तब्दीली नहीं आती, मसाइल हल नहीं होते, चैलेंजेस का सामना नहीं किया जा सकता। तब्दीली को कबूल करना ही कामयाबी है। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक
नई वजारत ने कहा कि हालात को देखते हुए और जो मसाइल से दो चार हैं हमारा मुल्क, उन मसाइल को देखते हुए आवाम को फैसला करना चाहिए कि कौन आवाम की खिदमत सही तौर पर कर सकता है और कौन सिर्फ बातें कर सकता है या बैरूनी दौरे कर सकता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी जी ने बैरूनी दौरों के मामले में तो दूसरे वज़राए आज़म का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए उनके बैरूनी दौरों पर खर्च किए गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने उन्होंने दौरे कर लिए हैं, लेकिन उससे आवाम को क्या फ़ायदा हुआ है? क्या महंगाई पर काबू पाया जा सका है? क्या आप देखेंगे हद तो यह है कि अब हम प्याज भी अफगानिस्तान से मंगाने लगे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीएमओ को एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए। जी जी। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान वज़ीर आज़म ने कितनी ममालिक का दौरा किया है और उन ममालिक के दौरान का पर क्या MOU साइन हुई है और कितने हज़ारों करोड़ रुपए की हिंदुस्तान में सरमायाकारी हुई है और कितने बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिला है, अगर मैं समझ, और वज़ीर आज़म के दौरों पर कितना पैसा खर्च हुआ है जी। अगर इसकी तफसीलात पेश की जाती है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के आवाम पर बहुत बड़ा एहसान हो। और आप देखेंगे कि हमारा हाल ये हो गया है कि अफगानिस्तान से प्याज आ रही है हमारे पास, और प्याज कितनी महंगी हो गई नहीं मजा साहब। आप देखेंगे कि बाजार जाएंगे तो मालूम होगा आपको कि 100 रुपये में प्याज 2.5 किलो प्याज दी जा रही है। अब तरकारी का यह हाल है कि 80 रुपये, और जो फलियां हैं, फलियों की कीमत आप हैरत करेंगे 120-130 रुपये है। कितनी शर्म की बात है कि एक आम तो मैं दूर है, गरीब तो दूर है, मैं समझता हूँ कि दौलतमंद इंसान भी 1 किलो फली नहीं खरीद सकता 120 में। देखिए, 1 महीने के दौरान तरकारियों की कीमत में 60% का इजाफा होगा। जी जी। आप कोतमीर से लेके कद्दू तक ले लीजिए, जी जी, कोई भी तरकारी में लेके चलिए, ये कीमतों में इजाफा हो रहा है। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो कहीं बारिश कम हो रही है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आप प्याज वगैरह लीजिए, हमको महाराष्ट्र से आती है। जी हाँ, नासिक वगैरह नासिक से आती है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। बाद जगह ये कहा जा रहा है कि धूप की गर्मी शिद्दत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से तरकारियों की कीमतों में इजाफा हुआ। और एक बात भी क्या है, जो दलाल होते हैं मार्केट के, वो आर्जी तौर पर जो स्टॉक है उसको आर्जी तौर पर अपने ज़ख़ीरा अंदाज़े में महफूज करते हुए मसनवी खिल्लत पैदा कर रहे हैं और उसके ज़रिए लोगों को लूट के कीमतों में इजाफा करके लोगों को लूट रहे हैं। जी। हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए। पहले औज़ान पैमाइश, हाँ, महकमा औज़ान पैमाइश हुआ करता था, जो हमेशा दुकानों पर जाके करके वो सही हैं या नहीं है, कीमतें सही हैं नहीं है, इसका जायज़ा लिया करता था। मैं देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता 8-10 साल से कभी ऐसे महकमे औज़ान के जो अहदेदार है, कभी किसी दुकान का धावा करे होंगे, कभी किसी बाट जो होता है वज़न करने का, उसको तोल के सही उसका वज़न है देखा है। इस तरह से मैंने कभी कोई खबर नहीं देखी है और ना ही कभी किसी को देखा है इस तरह के कि वो लोग दुकानों को जाकर जो लोगों को लूटा जा रहा है उनकी खबर लेते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उन्हें एहसास नहीं है कि जो आलू की कीमत है, सिर्फ हैदराबाद में बता रहा हूँ मैं, आलू की कीमत मंडियों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई जो महल्लेवारी सतह पर जो दुकानात होते हैं सब्ज़ी के, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो हैदराबाद की मंडियाँ होती हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, होलसेल मंडी। वहाँ पर 50 रुपये किलो आलू बिक रहा है, यानी आलू फ़रोख्त किया जा रहा है। हद तो ये है कि जो फलियों की बात मैंने की है, 120 रुपये से ज़ायद की फलियां हैं, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि शिमला मिर्च जो होती है 80 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। तो आम आदमी क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उन्होंने हमेशा वादा किया है, दावे किए हैं, लेकिन उनका कोई वादा सही साबित नहीं होता और ना ही वादे पूरे होते हैं। मिसाल के तौर पर महंगाई के मामले में उन्होंने यूपीए के दौरे हुकूमत में अजीब गरीब बातें की थी, लेकिन जब उनका वक्त आया, अब ये तीसरी मियाद चल रही है, महंगाई अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच गई है, आसमान को छूने लगी है, बेरोजगारी का बुरा हाल है, उसके बावजूद उन्हें ख्याल नहीं आता। लेकिन इस मरतबा चूंकि अपोजिशन काफ़ी मजबूत है, ये उम्मीदें बन गई हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर उनकी हुकूमत को इस बात के लिए मजबूर कर देगी कि वो महंगाई पर नज़र रखें, बेरोजगारी पर नज़र रखें, फ़िरका परस्ती पर नज़र रखें। उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि मोदी वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। वैसे में नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दें कि नीट से है। नीट आपने देखा कि किस तरह तकरीबन 24 लाख बच्चों ने नीट इम्तिहान में शिरकत की। ये मेडिसिन के यानी MBBS, BDS और आयुष के जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए इसका इनेकाद अमल में लाया जाता है, और इसकी जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कौमी एजेंसी है, और इसके बारे में राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि BJP हुकूमत तालीम को, तालीमी निज़ाम को ज़ाफ़रानी रंग में रंग रही है, फ़िरका परस्त
दरखास्तों के हाथ में इस तरह के इदारे सौंप रही है और नतीजे में ये हालात हो रहे हैं, बदउनवानियाँ हो रही हैं, माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, यहाँ तक के पेपर लीक्स के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख में इस कदर बड़ा स्कैम तालीमी शोबे में पेश नहीं आया जिस तरह इस मरतबा नीट के इम्तिहानात में पेश आया। एक आप अंदाज़ा कीजिए कि 720 जो नंबरात होते हैं, टॉपर्स को आप माजी में भी देखेंगे, जब से 2016 से देखेंगे नीट का, तो 720 में से 720 नंबर लेने वाले सिर्फ 1 या 2 बच्चे होते हैं, लेकिन अब 67 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लिए हैं। तो ये बदउनवानी नहीं हो सकती। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई आज और तकरीबन सुप्रीम कोर्ट 30 से ज़ायद दरखास्तों की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये तीनों जजेस पर मुश्तमिल बेंच इन केसेस की, इन दरखास्तों की समाअत कर रही है और उसने कह दिया है कि जुमेरात को इस बात का फैसला होगा कि रीनेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका कहना है कि हमने मेहनत की है और आप रीनीट करते हुए उन लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकते जिन्होंने बहुत ही दयानतदाराना अंदाज में इम्तिहान लिखा है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में बच्चे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ तक 12 से 15 बच्चों ने, तलबा ने खुदकशी कर ली है। वज़ीर आज़म को इस पर रद्दमल का इज़हार करना चाहिए था। पार्लियामेंट का एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से मुल्क के 24 लाख बच्चों को और उनके वालिदीन को एक पैगाम दिया जा सकता था कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, दोबारा नीट का इम्तिहान कराएंगे। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म को मकतूब भी लिखा था कि इसके ऊपर मुबाहिस की जाए और अपोजिशन पार्टियों ने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि पहले वज़ीर तालीम ने ये भी कहा था कि कोई धांधलियाँ नहीं हुई हैं, ना कोई बदवानियाँ हुई। हाँ, लीक नहीं हुआ बताया। बाद में उन्होंने उसको अपनी गलती का एतराफ़ किया, कहा कि कुछ गलतियाँ हुई हैं और CBI को केस दे दिया गया है। CBI ने भी के लोगों को अरेस्ट किया है और महाराष्ट्र अपने बिहार की पुलिस ने भी अरेस्ट किया है और गुजरात ने भी CBI ने भी अरेस्ट किया है, गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं। तो जब सब कुछ सामने है आपके, जब तलबा ख़रीदने वाले बोल रहे हैं कि हमने 40 लाख रुपए दे के एक पेपर ख़रीदा है और जो जिन लोगों ने पेपर लीक किया है वो इतराफ़ करें कि हमने पेपर लीक किया है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत की जानिब से या फिर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी जानिब से अगर गुमराह किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के साथ, बच्चों की ज़िंदगियों के साथ और मुस्तक़बिल के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का अब देखना है कि जुमेरात को क्या काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, क्या रीनेट किया जाता है या नहीं किया जाता है। वैसे तो इम्कानात इस बात के बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि रीनेट नहीं होगा। तो बहरहाल और एक बात बता दें कि आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह धांधलियाँ तालीमी शोबे में पाई जा रही हैं। ख़ासतौर पर आपने देखा कि किस तरह नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, नेट जिसे कहा जाता है, उसे मनसूख कर दिया गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये कहा गया कि नीट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो होते हैं यानी MD MS वगैरह में दाखिले के लिए वो भी मनसूख कर दिया गया और कहा गया कि हम बाद में उसका ऐलान करेंगे, लेकिन अब तक उसका ऐलान नहीं किया गया। अब देख रहे हैं कि 11 तारीख के बारे में कहा जा रहा कि होने वाला है 11 अगस्त को। तो अब इस तरह के अगर वाक़यात पेश आते हैं तो इसका मतलब यही है कि जो नाअहल लोग होते हैं उनके सुपुर्द इस तरह के इदारे कर दिए गए हैं, उन्हें भी इस तहक़ीक़ात के अमल में शामिल किया जाना चाहिए। ख़ासतौर पर अपोजिशन ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि NTA के जो सरबराह हैं, डायरेक्टर जनरल जो हैं, उन्हें भी इस तहक़ीक़ाती दायरेकार में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, अगर कसूरवार को भी हो, अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद हो रहा तो उन्हें पहले ओहदे से हटाना चाहिए, फिर इंक्वायरी करना चाहिए, वरना वो जो ओहदे पे बरकरार रहेंगे तो उस पर तहक़ीक़ात पसंद आ सकते हैं। जी हाँ, और हिंदुस्तान के लोग बार बार ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस पर तवज्जो देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जी, और वज़ीर आज़म को ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले खुद ये फैसला ऐलान कर दें कि हम दोबारा नीट का इम्तिहान करेंगे, मसला ख़त्म हो जाएगा। दोबारा इम्तिहान कराइए, फिर 8-10 दिन में आप रिजल्ट दीजिए, फिर जो आपका शेड्यूल है शेड्यूल के मुताबिक आप कार्रवाई कीजिए। जी जी, लेकिन हट धर्मी जो है, मैं समझता हूँ कि वो तलबा के लिए मायूस कुन साबित हो रही है। बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हुकूमत ने अंग्रेज़ों का कानून करार देते हुए ताज़ीरात हिंद IPC के जो कानून थे उन्हें ख़त्म कर दिया। 3 फौजदारी क़वानीन को ख़त्म कर दिया और उसके जगह आप देखेंगे कि 3 क़वानीन नए लाए हैं। एक है BNS मीन्स भारतीय न्याय संहिता, एक पहला कानून है। दूसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS, और तीसरा कानून आपको बता दूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम
BSA। लेकिन इस बारे में आपको बताऊँ ना, हैदराबाद के मदीना ऑडिटोरियम में APCR के तहत एक इजलास मुनक्किद होता है और इसका माहिरीन कानून जायज़ा लेता है। उन माहिरीन कानून के मुताबिक ये तीनों फौजदारी कवानीन गैर आइनी और गैर दस्तूरी, गैर जमहूरी है, ये उन्होंने बात कही है। और ये भी कहा है कि इस तरह के कवानीन से गरीबों, बिलखुसूस अक़लियतों के मसाइल और दलितों के परेशानियों में इजाफा हो सकता है। इन ख़वातीन में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी की गई है, मुमताज़ माहिर कानून का ये कहना है। और इसमें यह भी बताया है माहिरीन कानून ने कि इन तीनों फौजदारी कवानीन में पुलिस को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। पहले पुलिस के लिए ये लाजमी होता था कि मुलजिम को अंदरूनी 24 घंटे अदालत में पेश करे, लेकिन अब पुलिस 90 दिन तक यानी 3 महीनों तक मुलजिम को अपनी हिरासत में रख सकती है और कभी भी इन 3 महीनों के दौरान गिरफ्तार कर सकती है। तो इससे रुश्वतखोरी में इजाफा हो सकता है, बदनवानियों में इजाफा हो सकता है और ब्लैकमेलिंग के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस स्टेशन से रुजू होकर FIR दर्ज करवाना बहुत ज़रूरी होगा। और इस तरह के अगर वाक़यात पेश आते रहेंगे तो फिर समझिए कि दलितों का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा, अक़लियतों का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। और नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि इन माहिरीन कानून ने यह भी कहा कि तीनों फौजदारी कवानीन को बिना किसी तजावीज़ के और मशवरे के मंजूर किया गया और निदाई ओर से मंजूर किया गया। और इन कवानीन का असर नौ जायज़ा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की जानी चाहिए, इन माहिरीन कानून ने मुतालबा किया है और कहा कि आज़ादी इज़हार ख्याल के लिए भी ये ख़तरा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने पहले कहा कि मरकज़ी हुकूमत हर धर्म में तो रहेगी। अगर आपको क़वानीन तब्दील करना था, नए क़वानीन बनाना था, तो पार्लियामेंट में इस पर तफसीली बहस होनी चाहिए। जी जी। इसके बाद अपोजिशन कायदीन की राय भी हासिल करना था। इसके बाद आपको कानून साजी करने की जरूरत थी। इतनी क्या जल्दबाजी थी, इतनी क्या उजलत पसंदी थी कि आपने अवामी राय का जायज़ा ले बगैर कानून बना दिया गया है। जी जी। कई अपोजिशन जमातें, कई विकलत तंजीमें इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ शहरों में इस पर सेमिनार का अहतमाम किया जा रहा है, अवाम को शोर बेदार करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ये बताइए कि 24 घंटे के दौरान ही पहले अगर आपको किसी भी मुलजिम को अदालत में पेश करना पड़ता था, तभी मुलजिम की पिटाई करते हुए, उसे जो ना चाहते हुए भी सब कुछ मनवा लिया जाता। तो अब तो आपके पास 3 महीने का टाइम है। क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या नहीं होगा बताइए। अब कितनी ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, कितना उसको डराया नहीं धमकाया जाएगा, कितना उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बताइए कि आप अगर 90 दिन तक अगर लोग आपको पुलिस की कस्टडी में रहेंगे तो उसके अरकान ख़ानदान पर कितना माली बोझ बन जाएगा, माशरे पे क्या असर पड़ेगा, और लोग उसको छुड़ाने के लिए कितने पैसे खर्च करेंगे। विकला की खिदमत से इस्तीफ़ा करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत को जो अवाम में शुकूक है, उस शुकूक का एहतराम करते हुए नए कानून से दस्तबरदारी इख्तियार करना चाहिए या फिर उसमें कुछ तरमीमात करनी चाहिए। जैसा ज़रूरी क़वानीन से दस्तबरदारी इख्तियार की, एक ही नहीं बल्कि मजबूर किया गया, हुकूमत मजबूर हुई। बहरहाल नाज़रीन, ये तो रही बात इस 3 क़वानीन की, और आपने देखा कि किस तरह इन क़वानीन के ख़िलाफ़ आवाम में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह ये क़वानीन उनके जो दस्तूरी हुकूक़ है, जमहूरी हुकूक़ है, इंसानी हुकूक़ है, उस पर डाका डालते हैं या वो उसे मुतासिर करते हैं। एक खबर की जानिब हम चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। हैदराबाद से इसलिए है कि यहाँ मोहम्मद सिराज मुक़ीम हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की मेज़बानी में जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया, हिंदुस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीता और गैर मामूली तौर पर कामयाबी हासिल की। इस सिलसिले में BCCI ने देखा, आपको बता दूं कि 125 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया था और 15 हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्हें ये इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि जुमला जो हिंदुस्तानी जत्था था 42 जो लोग गए थे, उनमें ये रकम की तकसीम अमल में आएगी। तो नहीं, जैसा बोलने का मतलब ये है कि 11 खिलाड़ियों के साथ साथ जो 4 रिजर्व खिलाड़ी हैं उन्हें भी रकम दी जाएगी, लेकिन 11 खिलाड़ियों को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें हैदराबाद के मोहम्मद सिराज भी शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने 11 करोड़ रुपये टीम इंडिया के लिए इनाम का ऐलान किया, उसमें से भी ये रकम उन्हें मिलेगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं सोच रहा था कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद 17 साल के बाद ऐसी ट्रॉफी 2020 आई है और मैं समझता हूँ 11 में वर्ल्ड कप आया था। इसके बाद हिंदुस्तान की कामयाबी के बाद मैं ये सोच रहा था कि BCCI ने जहाँ 125 करोड़ का ऐलान किया है, वहीं हमने पहला जब 2020 वर्ल्ड कप जीता था तब हिंदुस्तान की मशहूर कंपनियों ने भी अपने अपने खिलाड़ियों के लिए ऐलान किया था। और साथ ही साथ जो स्टेट के हुकूमतें हैं, जो स्टेट्स हैं वहाँ पर
खिलाड़ी निकल कर आते हैं, उन्होंने भी अपने अपने खिलाड़ियों के लिए इनामत का ऐलान किया था। जी हाँ गया। लेकिन इस मरतबा सिवाय महाराष्ट्र के जी किसी भी रियासत ने अपने खिलाड़ियों को मुश्तरका तौर पर ना सही, लेकिन अपने अपने स्टेट की जो नुमाइंदगी करते हैं उन खिलाड़ियों के लिए कोई इनाम का ऐलान नहीं किया है, और ना ही बड़े बड़े कंपनियों ने कोई ऐलान किया है। जी जी। जबकि तवक्को तो एक की जा रही थी कि जब हमने 2007 में देखा था कि बड़ी बड़ी हाउसिंग कंपनियों ने भी हिंदुस्तान में किसी भी शहर में खिलाड़ियों को अपने लिए मकान का इंतखाब करने का, प्लाट्स वगैरह का इंतखाब करने का ऑफ़र दिया था। लेकिन इस मरतबा तवक्को के मुताबिक किसी भी कंपनी ने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के लिए कोई ऐलान नहीं किया, और ना ही रियासतों के चीफ मिनिस्टरों ने अपनी तरफ से भी कोई ऐलान किया है। जी जी। रही बात सिराज की, सिराज पर हमें हैदराबादियों को फ़ख्र है कि उसने हैदराबादियों का नाम रोशन किया है। जिस अंदाज में मुंबई में ट्रॉफी की रैली निकाली गई थी, उसी तरह हैदराबाद में भी मोहम्मद सिराज का बड़े पैमाने पर खैर मक़दम किया गया। शायद इसकी हिंदुस्तान में नज़ीर नहीं मिलती, और ना ही दूसरे प्लेयरों का इस तरह से कोई खैर मक़दम किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उन्होंने 3 मैचेस खेले। जी जी। अमेरिका के खिलाफ, और आप दूसरे अमेरिका में खेले, अमेरिका में भी खेले। जी हाँ। वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने नहीं खेला, सुपर 8 में नहीं खेला। बिल्कुल सही आपने कहा है। बस ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर खिलाड़ी मेहनत करते हैं और इज्जत के लिए इज्जत का बायस बनते हैं तो उन्हें इनामात दिए जाने चाहिए, और नकद इनामात अगर आप देते हैं तो मैं समझता हूँ कि दूसरे खिलाड़ियों की, यानी उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं, उनकी हौसला अफजाई भी होगी। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक 125 करोड़ का सवाल है, और मैंने आपको बताया कि जुमला 42 लोगों में ये रकम तकसीम की जाएगी, शेयर की जाएगी, तो चाहे 11 खिलाड़ियों को 5-5 करोड़ रुपए हासिल होंगे, जिसमें मोहम्मद सिराज भी है। लेकिन 4 खिलाड़ी रिजर्व में थे, और आप उसमें आपको बता दूं कि अवैस खान और खलील अहमद के साथ साथ शुभम गिल के साथ रिंकू सिंह थे। इन चारों खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपये दिया जा रहा है। इसके अलावा आप नईम वजह साहब, आपको बता दूँ कि हेड कोच है राहुल द्रविड़, हेड कोच है, और उसके बाद बैटिंग कोच विक्रम राठौर हैं, और फील्डिंग कोच है टी दिलीप, और बॉलिंग कोच हैं पारस। तो इन चारों को, या 5 जो लोग हैं, उन्हें 2.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और जो फिजियोथेरापिस्ट हैं और दूसरे जो सपोर्टिंग टीम है उन्हें भी नकद रकम दी जा रही है। मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया है, नाकाबिल शिकस्त थी, पूरे हर टीम को हराते वहाँ तक पहुँची थी। वैसे 50-50 के मैच में भी फाइनल में पहुँच के हिंदुस्तान हार गई थी। जी जी। लेकिन इस मरतबा रोहित शर्मा, इसकी टीम ने हिंदुस्तानियों को मायूस नहीं किया, बल्कि 2020 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को लेके आया है। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ कि जितनी सताइश की जानी चाहिए, जितना इनामात की बारिश होनी चाहिए थी, उससे कम ना हुई, मुझे ऐसा लगता है। सही, बहुत अच्छी बात कही। बहन नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक इनामात की बारिश का सवाल है, तो ऐसा लगता है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अपने कांग्रेसी कायदीन पर ओहदों की बारिश कर रही है। आपको बताना ये ज़रूरी है कि हुकूमत तेलंगाना ने 35 बोर्ड्स और कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन जो होते हैं, चेयरमैन हैं, उनके तकर्रुरात का ऐलान किया है। वैसे तो इससे पहले भी जियो जारी किया गया था। तो जियो जारी नहीं, जी जी, नामों की फहरिस्त, नामों की अब भी ऑफिशियली जियो जारी किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मरतबा आपको बता दूं कि हुकूमत ने 35 जो बोर्ड्स हैं या फिर कॉरपोरेशन हैं, उनके सदरनशीन के तकर्रुरात से मुतल्लिक़ जियो तो जारी कर दिया है, जिसमें एम.ए. जब्बार को हुकूमत तेलंगाना ने फाइनेंस कॉरपोरेशन का नायब सदरनशीन मुकर्रर किया है। और आपको ये बता दूं कि मोहम्मद रियाज को सदरनशीन स्टेट गिरानदहलिया परिषद मुकर्रर किया गया है, और एन गिरिधर रेड्डी को सटवीन का सदरनशीन मुकर्रर किया गया है। एक और है एम.ए. फ़हीम, जिन्हें तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन का सदरनशीन मुकर्रर किया गया है। तो आप बताइए कि क्या ये इस बेरोज़गारी के दूर करने से कांग्रेसी कायदीन में एक नया जज्बा पैदा होगा? देखिए, ये तो लोकसभा के इंतखाबात से पहले ही डिसाइड हो गया था कि इन कॉरपोरेशन के चेयरमैनों को नामजद किया जाएगा, लेकिन तब तक ऐलान किया जाता, उससे पहले नोटिफिकेशन आ गया था, जिसकी वजह से जियो जारी नहीं हुआ था। आज हुकूमत ने जियो जारी कर दिया है, और कांग्रेस के तमाम सेल्स को नुमाइंदगी दी है। अब देखिए कि एनयूसीए का जो प्रेसिडेंट था, उसको एमएलसी बनाया जी जी, स्टेट प्रेसिडेंट को, और यूथ कांग्रेस के एक लीडर थे अनिल कुमार यादव, उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। उसी तरह एससी सेल प्रीतम है, उनको कोई कॉर्पोरेशन का चेयरमैन दिया गया है, फिशरीज डिपार्टमेंट का चेयरमैन दिया गया है, बीसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन दिया गया है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन थे, वो इलेक्शन से आइन पहले बीआरएस में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से ये जो सेल्स है, तमाम सेल्स के चेयरमैन को ओहदा मिला है, सिवाय माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन। जी जी जी।
तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा देकर बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की थी। जी जी, तो अब हो सकता है, हाँ जी, हो सकता है कि अब फिर दोबारा अब किसी को सदर बनाया जाएगा। बस अब मैं समझता हूँ कि ये तंजीम जदीद का काम शुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी में, नए ओहदे तकसीम किए जा रहे हैं। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि पार्टी की जिम्मेदारी ये रहेगी कि काबीना में तवस्सु की जाए, पीसीसी प्रेसिडेंट का इंतखाब किया जाए, नई पीसीसी कमेटी तश्कील दी जाए, नए वर्किंग प्रेसिडेंट तश्कील दिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, पूरी बॉडी तश्कील दी जाएगी। अब यहाँ से पार्टी का काम ये होगा कि पार्टी की तंजीम जदीद की जाएगी। फिर आने वाले लोकसभा, आने वाले बल्दिया के जो इंतखाबात हैं, मुकामी इदारों के जो इंतखाबात है, सरपंच वगैरह के, उसके लिए पार्टी की तैयारी की जाएगी। इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नई वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।